Hello everyone. Today we will start with the chapter Cell, the Unit of Life. Now we will look at cell and its discovery. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि सेल क्या होता है. सेल हमने देखा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब वो एक ही सेल पे ज़िंदा रह लेते हैं. एक ही सेल उनका पूरा स्ट्रक्चर बनाता है और उसी इकलौते सेल में सारे असेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ परफॉर्म होते हैं. सेल इज़ द फंडामेंटल मतलब बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अ सिंगल सेल इज़ itself capable of forming a complete structure and can perform all the functions of living organism. इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखा है, बैक्टीरिया. नाउ इफ़ वी लुक एट द डिस्कवरी ऑफ द सेल कि सेल कब डिस्कवर हुए, किसने डिस्कवर करे, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर करे इन द पीस ऑफ कॉर्क. कॉर्क क्या होता है? ट्री की जो साइड में जो डेड पार्ट इकट्ठा हो जाता है उससे बनता है उसका कॉर्क. अब कॉर्क का जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तब उन्होंने देखा कि इस टाइप के कुछ हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. साइड में ये जो डायग्राम दे रखा है ये माइक्रोस्कोप की स्लाइड का डायग्राम है जिसमें उनको स्ट्रक्चर दिखे. इन हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर्स को, इन कंपार्टमेंट को उन्होंने रेफ़र करा सेल. रॉबर्ट हुक पहले वो इंसान थे जिन्होंने एक डेड सेल देखा. उसके बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले डिस्क्राइब करा एक लिविंग सेल. Anton von Leeuwenhoek was the one who first saw and described a living cell. उसके बाद ये जो हमें बीच में सेंटर में सेल कंपार्टमेंट्स के जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में जाके इनको डिस्कवर करा, इनकी स्टडी करी और उन्होंने उसको बोला कि ये सेल का न्यूक्लियस है. दिस वाज अबाउट कि सेल क्या होता है, कैसा होता है, उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला है और उसकी डिस्कवरी कैसे हुई. नाउ वील सी व्हाट इज़ सेल थ्योरी. 1838 में एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था शेल्डन. बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट्स की स्टडी करेंगे एंड जूलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल स्टडी करते हैं. जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने प्लांट्स को ऑब्ज़र्व किया. उन्होंने सभी प्लांट्स में देखा कि जो सारे प्लांट्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं और ये ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू ऑफ द प्लांट बना रहे हैं. उसी टाइम के अराउंड 1839 में एक जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था शॉन ने बोला कि जो एनिमल सेल्स हैं एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ये भी पूरे एनिमल की बॉडी कंप्राइज कर रहे हैं और इनके बाहर एक थिन आउटर लेयर है जिसको हम अब बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. शेल्डन एंड शॉन ने ये अलग अलग चीज़ें बोली अबाउट द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल. फिर इन दोनों की बातों ने मिलकर टुगेदर फॉर्म करी सेल थ्योरी कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हुए हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या फिर वो एनिमल्स हों. बट ये जो थ्योरी थी ये इनकम्प्लीट थी. इसने ये तो बोला कि सब सेल से बने हुए हैं, पर अब एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, उससे नया ग्रुप ऑफ सेल्स कैसे आएगा, तो इनकी थ्योरी ने ये एक्सप्लेन नहीं करा था. दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड कि नए सेल्स कैसे बन रहे हैं. फिर रुडोल्फ विरशॉफ आए. उन्होंने 1855 में ये एक्सप्लेन किया कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स के डिवीजन से बन रहे हैं. उन्होंने क्या बोला दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब जो सेल्स अभी हैं वो डिवाइड करके नए सेल्स बनाएंगे. इसको रेफ़र करा है ओमनिस सेलुला ई सेलुला से. He modified the hypothesis of Sheldon and Shawn and a new theory was proposed. अब सेल थ्योरी में हम 2 पॉइंट्स पढ़ते हैं. पहला कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या फिर उससे भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी के सब कंपोज्ड ऑफ सेल्स हैं, सब सेल्स के बने हुए हैं और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स के बने हुए हैं
और जो नए सेल्स हैं, ऑल न्यू सेल्स या फिर ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सारे सेल्स पुराने सेल से अराइज होते हैं। सो ये एक ओवरव्यू है सेल थ्योरी का जो बताता है कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं एंड न्यू सेल इज़ फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड कि सब जने सेल से बने हुए हैं, बट हम इन सेल का वेराइटी देखते हैं। वी सी दी सेल्स इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। नाउ द सेल्स डिफर ग्रेटली ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, शेप, एक्टिविटीज़। हम जब हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं कि वो क्या फंक्शन करेंगे। तो सेल्स ऑल्सो डिफर ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी दे परफॉर्म। अब सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट सेल को डिस्कस करते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इज़ द माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म इज़ द स्मॉलेस्ट सेल। इट इज़ अबाउट 0.3 म्यू इन लेंथ, जबकि बैक्टीरियल सेल भी इससे बड़ा होता है। ये मोनेरा के ग्रुप को बिलोंग करता है जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, बट इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और इसका साइज़ सबसे स्मॉल होता है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द लार्जेस्ट सेल, मतलब सबसे बड़ा होता है इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो ओवम होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। देन यदि हम बात करें लॉन्गेस्ट सेल की, तो हमारा जो नर्व सेल होता है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, वो होता है हमारा लॉन्गेस्ट सेल। इस टाइप का कुछ होता है। सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म वी हैव सीन। नाउ ऑल दीज सेल ऑल्सो वेरी इन देयर शेप। ये हमने बात करी साइज़ की, हमने देखा स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है। अब शेप की बात करें तो सबके शेप अलग अलग होते हैं। सम में बी डिस्क लाइक और पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक या फिर इर्रेगुलर। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। जिसको जिस टाइप का फंक्शन करना होता है उसका शेप उसी टाइप का होगा। नाउ वी विल सी सम डायग्राम्स टू अंडरस्टैंड इट। दीज आर पिक्चर्स शोइंग सम सेल। सबसे पहला है आरबीसी। आरबीसी राउंड होते हैं और बाय कॉनकेव होते हैं। ये बहुत छोटे से होते हैं और ये इतने छोटे इसलिए होते हैं ताकि हमारी जो पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं उनमें ईजीली पास कर जाएं, इसलिए दे आर राउंड एंड बाय कॉनकेव। देन वी हैव WBC, वाइट ब्लड सेल्स। ये अमीबॉइड होते हैं, दे चेंज देयर शेप। इसमें भी हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं, सबका अलग अलग शेप होता है। सो दे डोंट हैव अ फिक्स शेप, दे आर अमीबॉइड। जैसे अमीबा अपना शेप चेंज कर सकता है, ऐसे ही WBC अपना शेप चेंज कर सकते हैं। द अदर ग्रुप इज़ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। कॉलम मतलब इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है। इनका न्यूक्लियस हमेशा बेस की तरफ होता है। द न्यूक्लियस इज बेसल, बेस की तरफ, इसलिए द न्यूक्लियस इज बेसल। देन दिस इज द नर्व सेल। वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये लॉन्गेस्ट सेल है। देन ट्रैकिड। ट्रैकिड एक टाइप का प्लांट सेल होता है जो कंडक्शन में हेल्प करता है। हम प्लांट्स में पढ़ेंगे फूड और वाटर का कंडक्शन कैसे होता है। सो ट्रैकिड हेल्प्स इन कंडक्शन। देन वी हैव मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स लीफ में होते हैं, राउंड एंड ओवल शेप के होते हैं। इनमें क्लोरोफिल स्टोर होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो क्लोरोफिल स्टोरेज में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ वील सी द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। तो हम अब उस सेल की बात कर रहे हैं जो सबसे पहले हमने देखा, या जो प्रिमिटिव सेल है। वी विल डिस्कस अबाउट दैट सेल। सबसे पहले की प्रोकैरियोटिक सेल होता किसके पास है, तो हमने पढ़ा है किंगडम मोनेरा। मोनेरा के सभी मेंबर्स के सेल प्रोकैरियोटिक होते हैं। सो मोनेरा के सोल मेंबर्स होते हैं बैक्टीरिया। तो सबसे पहला एग्जाम्पल इज द बैक्टीरिया। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, mycoplasm and PPL, pleuropneumonia like organisms.
प्रोकैरियोटिक सेल को यदि हम यूकैरियोटिक सेल से कंपेयर करें तो प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव है, तो वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, सो इट इज़ स्मॉल एंड इसके पार्ट्स अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, तो डिवीज़न करना इसके लिए बहुत आसान है। यूकैरियोटिक सेल अच्छे से डेवलप्ड है तो उसको डिवीज़न करते वक्त हर एक ऑर्गेनिल के बारे में या हर एक जो उसके अंदर चीज़ है उसके बारे में सोचना पड़ता है। प्रिमिटिव सेल है तो उसको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता, वो फटाफट डिवाइड हो जाता है। सो इट इज़ स्मॉल एंड इट डिवाइड्स मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। दे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। अब बैक्टीरिया के हम 4 बेसिक शेप्स देखते हैं। पहला है बैसिलस रॉड लाइक होता है एकदम। देन है कोकस और स्फेरिकल, इसका शेप स्फेरिकल गोल राउंड होता है। देन वी हैव विब्रियो कॉमा शेप, इसका एग्जाम्पल भी है विब्रियो कोलेरी। देन वी हैव स्पाइरलम, टेढ़ा मेढ़ा शेप, कोई वेल शेप नहीं है, स्पाइरल जैसा शेप होता है इसका। सो दीज आर द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया वी कैन। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो प्रोकैरियोट के सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन तो नॉर्मली हमें मिलती ही है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये पूरे मोनेरा में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट फॉर माइकोप्लाज्म, हम पढ़ चुके हैं माइकोप्लाज्म। देन इसके अंदर जो पूरी मैट्रिक्स है, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इज़ द साइटोप्लाज्म। ये जो अंदर पूरी मैट्रिक्स है इसमें होता है हमारा साइटोप्लाज्म। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, ऐसे ही इसका जेनेटिक मटीरियल बीच में पड़ा है। द न्यूक्लियस इज़ नॉट वेल डिफाइंड। द जेनेटिक मटीरियल इज़ बेसिकली नेकेड। इसको एनवेलप करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, ये जो डीएनए है इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। कुछ में इस बेसिक डीएनए के अलावा और भी थोड़ा सा डीएनए प्रेजेंट होता है। उस एक्स्ट्रा पीस ऑफ डीएनए को हम बोलते हैं द प्लाज्मिड। द स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। सो जीनोमिक डीएनए के अलावा कुछ बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा पीस ऑफ डीएनए भी है, उसको हमने रेफ़र करा है एज प्लाज्मिड। अब ये जो हमने देखा है कि एक्स्ट्रा डीएनए प्लाज्मिड प्रेजेंट है, अब ये प्लाज्मिड करता क्या है? The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. कुछ बैक्टीरिया को ये यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देगा जो हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। वन सच कैरेक्टर इज़ रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये कुछ यूनिक कैरेक्टर्स देता है और एग्जाम्पल ऑफ वन सच कैरेक्टर इज़ रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। एंड वन मोर थिंग वी हैव टू लर्न इज़ कि ये डीएनए यूज़ करते हैं हम टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। दिस विल बी इंक्लूडेड इन बायोटेक्नोलॉजी। तो हमने पढ़ा कि नॉर्मल डीएनए के साथ एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसको हमने प्लाज्मिड बोला है। प्लाज्मिड से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, ये यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देता है जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। नाउ हमने बोला कि इसके न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बट इन द यूकैरियोट्स वी सी अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. So nuclear membrane is found in eukaryotes, but in the prokaryotes no organelles are present. कोई से भी cellular organelles जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ऑर्गेनल्स एब्सेंट है एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम. इकलौता ऑर्गेनल जो प्रेजेंट है वो है राइबोसोम. प्रोकैरियोटिक हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन. अब ये इंक्लूजन्स क्या होते हैं? इंक्लूजन्स एक तरीके का जगह होता है जहाँ पे रिजर्व मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज स्टोर्ड.
इनके साइटोप्लाज्म में छोटी छोटी इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं जो मटेरियल को स्टोर करने में हेल्प करती हैं। ये हमें देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें थोड़े ऐसे इनफोल्डिंग्स हो जाती हैं, इसको हम रेफ़र करते हैं एज मीजोजोम। ये होती हैं इन फोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हेल्प करती हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सो मीजोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट सेल। वो होती क्या है, वो इन फोल्डिंग्स हैं सेल मेम्ब्रेन की, मतलब सेल मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ कुछ फोल्ड हो गई है और इसका काम क्या है, इसका काम है रेस्पिरेशन। ओके, सो अब ये एक डायग्राम है एक प्रोकैरियोटिक सेल का। सबसे पहले हम इसकी लेयर्स देखते हैं। सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल, देन द थर्ड लेयर इज़ द कैप्सूल। अब क्या इन तीनों को मिला करके हम बोलते हैं सेल एनवेलप, क्योंकि ये सेल को होल्ड कर रहा है, ये सेल को अपने अंदर रख रहा है, इसलिए इन तीनों को मिला के हमने बोला सेल एनवेलप। तीनों का मेन काम क्या है, तीनों मिल करके दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ये इस पूरे सेल का प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। सो वी हैव 3 लेयर्स विच आर इंक्लूडेड इन द सेल एनवेलप। सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन द सेल वॉल, और बाहर होता है इसका कैप्सूल। एंड ज़्यादातर हम इसे ग्लाइकोकैलिक्स का भी कैप्सूल बोलते हैं। आफ्टर दैट इफ़ वी सी, इसके अंदर प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म। इसका न्यूक्लियस एनवेलप्ड नहीं होता, इसका न्यूक्लियर मटेरियल ऐसा ही पड़ा हुआ है, उसको हम रेफ़र करते हैं एज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के अलावा कहीं पर यदि हमें इसका एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल दिखेगा तो हम उसे बोलेंगे प्लाज्मिड। ये मार्क कर रखा है प्लाज्मिड। आफ्टर दैट हमने पढ़ा इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं, ये हैं इंक्लूजन बॉडीज़। इसमें स्टोरेज होता है, दे लाई इन द साइटोप्लाज्म, और ये स्टोर करती हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन स्टोर कर सकती हैं, फॉस्फेट स्टोर कर सकती हैं। सो दे हेल्प इन स्टोरेज। आफ्टर दैट हमने पढ़ा इनके पास सिर्फ एक ही ऑर्गेनल होता है जिसको हमने बोला था राइबोसोम। दे हैव टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज राइबोसोम। अब कभी कभी इनके सरफेस पे, आउटर मोस्ट सरफेस पे, वी सी स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस। दीज आर नोन एज फिब्री। दीज आर ब्रिसल लाइक, जैसे टूथब्रश होता है उसके ब्रिसल्स निकल रहे होते हैं। सो दीज आर ब्रिसल्स लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज फिब्रे। अब फिब्रे का क्या काम होता है, ये बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि यदि ये पानी में बह रहा है तो आसपास इसे कोई रॉक दिखे या फिर इसे कोई और ऑर्गेनिज्म दिखे जिस पे इसको अटकना हो, अटैच होना हो, तो ये फिब्रे के थ्रू किसी भी चीज़ पे अटैच हो जाता है। दीज आर स्मॉल ब्रिसल्स विच कम आउट ऑफ द सेल सरफेस। नाउ वी ऑल्सो सी फ्लैजेला। फ्लैजेला हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट हैज़ 3 parts, द बेसल बॉडी, द फिलामेंट एंड द हुक। 3 parts होते हैं इसके, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। So now we will see difference between prokaryotic cell and the eukaryotic cell. सबसे पहले prokaryotic cell small in size होता है, उसके बाद this is large in size. It has 1 envelope organization, it has 2 envelope organization. इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। देन वी सी न्यूक्लियोलस इज़ एब्सेंट। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस इज़ एब्सेंट, बट यदि हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें न्यूक्लियोलस इज़ प्रेजेंट। DNA is without histone and usually circular. हिस्टोन एक प्रोटीन का नाम है जो DNA को होल्ड करके रखता है। इसमें
डीएनए खुला पड़ा है, डीएनए के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है और वो सर्कुलर है। इसमें डीएनए को होल्ड करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन है और डीएनए लीनियर है। हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो इस टाइप का हम लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखते हैं। देन अमाउंट ऑफ डीएनए इसमें लो होता है, इसमें डीएनए हाई होता है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दे अकर इन द साइटोप्लाज्म। ये दोनों प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होते हैं, जबकि इसमें ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। पहले डीएनए से बनता है आरएनए, इस आरएनए से बनते हैं प्रोटीन्स। तो जो प्रोसेस से हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए टू आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए टू प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। ये सब इसमें साइटोप्लाज्म में हो रहा है, जबकि इन द यूकैरियोटिक सेल पहला स्टेप न्यूक्लियस में होता है और दूसरा स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है। सो प्रोटीन सिंथेसिस अकर ओनली इन द साइटोप्लाज्म। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और प्लास्टिड में भी होता है। कहाँ कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग मीजोजोम पे प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कोई मूवमेंट नहीं होता, इट डज नॉट शो स्ट्रीमिंग मूवमेंट, जबकि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म दे शो स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स। इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो होगा 70S और इसमें होगा 80S। एस यहाँ पे इसका यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन पे डिपेंड करता है। जब हम राइबोसोम डिस्कस करेंगे तो वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो। देन इन द प्रोकैरियोटिक सेल ड्यूरिंग डिविजन स्पिंडल एपरेटस इज नॉट फॉर्म्ड, जबकि इसमें डिविजन के टाइम स्पिंडल एपरेटस फॉर्म होता है। Microtubules and microfilaments are commonly absent, whereas in the eukaryotic cell we see microtubules and microfilaments. Next video में we will continue with the eukaryotic cell. That's all for this video. Thank you.